नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए, आज दिनांक 27/8/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई राजमार्ग परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं 5,300 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए, 9,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है 11,000 करोड़ रुपए। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क अर्बन एक्सटेंशन रोड UER-2 परियोजना का उद्घाटन किया गया है। द्वारका एक्सप्रेसवे है यह 10.1 किलोमीटर लंबी सड़क है जिसकी लागत 5,300 करोड़ रुपए की होगी, जो दिल्ली को यशोभूमि और विजयसन से जोड़ती है। यह परियोजना NCR कनेक्टिविटी में सुधार करती है, भीड़-भाड़ कम करती है और यात्रियों का समय बचाती है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने IIT दिल्ली के छात्रों से समृद्ध भारत 2047 की दिशा में काम करने का आग्रह किया है? आपके ऑप्शंस हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री पीयूष गोयल, श्री राजनाथ सिंह, श्री नितिन गडकरी। इसका सही जवाब है श्री धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में IIT दिल्ली के छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की। उन्होंने युवाओं से 2047 तक समृद्ध भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिशा में काम करने के लिए आग्रह किया है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और चीन हाल ही में किस द्विपक्षीय सेवा को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं? आपके ऑप्शंस हैं रेल संपर्क, सीधी उड़ानें, व्यापार मेला, डाक सेवा। इसका सही जवाब है सीधी उड़ानें। आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिए हैं और 25% टैरिफ भी आज से लग गए हैं। मतलब कुल मिला के भारत पर उन्होंने 50% टैरिफ लगाए हैं, जिसका रीजन उन्होंने रूस से तेल लेने को लिया है कि भारत रूस से तेल लेता है, जिससे कि रूस को पैसा मिलता है, जिससे वह यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। इसका जवाब भारत ने दिया है कि और भी देश रूस से तेल और अन्य सामग्री लेते हैं, उन पर कोई टैरिफ नहीं लगा गया। यह एक कहते हैं हिपोक्रेसी है। यहाँ तक तो ये बात हुई, पर इस टैरिफ के चलते भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हुए हैं। चीन ने इस मौके का फायदा उठाकर भारत से अपने रिश्ते हाल ही में सुधारने हेतु बहुत सारे कदम लिए हैं, जिसमें से यह एक कदम भी शामिल है। कौन सा कदम? भारत और चीन ने सीधी उड़ान संपर्क बहाल करने के लिए एक अक्तन हवाई अड्डे समझौते को अंतिम रूप देने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने वीजा सुविधा, सीमा व्यापार को फिर से खोलने और कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा का विस्तार करने का भी निर्णय लिया है। सीमा वार्ता में शांति सीमांकन के लिए विशेषज्ञ समूहों और आपात स्थिति के दौरान जल विज्ञान संबंधी आंकड़े का आदान प्रदान करने पर जोर दिया है। जल विज्ञान संबंधी आंकड़े आपात स्थिति में मतलब कि आपको सभी को पता होगा कि चीन ब्रह्मपुत्र रिवर पर बहुत बड़ा डैम बना रहा है, जो थ्री गॉर्जेस डैम है चीन में, उससे 3 गुना बड़ा होगा। मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा, तो इसमें पानी के स्टोर कैपेसिटी करने की बहुत अधिक क्षमता होगी। तो हो सकता है कि कभी अत्यधिक बाढ़ के कारण या बारिश के कारण इसमें बहुत सारा पानी स्टोर हो जाए और जानबूझकर यह मजबूरन में चीन को यह पानी छोड़ना पड़े, जिससे कि भारत में फ्लड का वो बन सकता है। तो उस चीज को रोकने के लिए भारत या उस चीज से बचने के लिए भारत और चीन ने हाइड्रोलॉजिकल डाटा जो है वह शेयर करने का निर्णय लिया है। इसके साथ नेताओं ने व्यापार, SCO और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों और क्षेत्रीय स्थिरता में प्रयासों से सहयोग की पुष्टि की है। फ्रेंड्स, यहाँ आपको ये बात जाननी है कि चीन भले ही भारत के साथ रिश्ते अच्छे कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत का भला ही चाहता है, क्योंकि वह एक तरफ पाकिस्तान के साथ भी अपने रिश्ते सुधार रहा है, मतलब अपने रिश्ते मजबूत किए बैठा है और उसको और मजबूत कर रहा है।
ताकि समय आने पर वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ यूज कर सके, जैसे कि अभी अमेरिका कर रहा है। इसके बारे में भी आगे प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत और चीन हाल ही में, क्षमा चाहता हूँ, यही अगला प्रश्न है। अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान हाल ही में सीपेक ऑपरेशन के लिए किस जगह मिले? दिल्ली, बीजिंग, इस्लामाबाद, काबुल। इसका सही जवाब है काबुल। छठी त्रिपक्षीय विदेशी मंत्रक वार्ता के लिए काबुल में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मिले। वहां पर मिलकर उन्होंने आपसी सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया है। इस मुलाकात में उन्होंने व्यापार, पारगमन अर्थात ट्रांजिट, ट्रेड, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ सीपीईसी के अफगानिस्तान तक विस्तार की सहमति जताई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध अपराध के आरोपों की जांच कर रहे आईसीसी अधिकारियों पर अमेरिका प्रतिबंधों की घोषणा किसने की है? इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। आपको पता होगा कि आईसीसी ने जो इजराइल के वो हैं नेतन्याहू, उन पर जांच बैठाई थी। किस खिलाफ में? कि आज गाजा में जो मानव अधिकार है उनका उल्लंघन जो हो रहा है और लोगों पे जो वहां पे अत्यधिक उनको हानि पहुंचाई जा रही है, उसके खिलाफ। तो उसमें जो यहाँ पे आईसीसी के जो जजेस थे, उन्होंने उनके खिलाफ वर्डिक्ट सुनाया था। किसके खिलाफ? नेतन्याहू के खिलाफ। तो इससे अमेरिका ने नाराज होकर आईसीसी के ऑफिशियल्स पर प्रतिबंध लगाया है। वह किसने किया है? आपके ऑप्शंस हैं जो बाइडन, इमानुएल मैक्रोन, मार्को रूबियो, जस्टिन ट्रूडो। इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि जो बाइडन जो है वो अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इमानुएल मैक्रोन जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनका भी इससे लेना देना कोई नहीं है। और जस्टिन ट्रूडो जो है यह कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो इनका भी इनसे लेना देना कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब है मार्को रूबियो। अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आईसीसी अधिकारियों के प्रवेश पर रोक लगाने और उनकी संपत्ति जब्त करने के प्रतिबंधों की घोषणा की है। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे हमें अमेरिका और इजराइल के संबंधों की गहराई पता चलती है कि अगर इजराइल पे भी उंगली उठती है या उनके किसी आदमी पे उंगली उठती है, तो या हेड ऑफ स्टेट पे उंगली उठती है, तो अमेरिका भी उस चीज के खिलाफ एक्शन लेता है। अच्छा, उन्होंने किस किस पे प्रतिबंध लगाया है? प्रतिबंधित व्यक्तियों में फ्रांसीसी न्यायाधीश निकोला गुइलो, कनाडाई न्यायाधीश किम्बरली फ्रोस्ट और उप अभियोजक खान और नियांग शामिल हैं। फ्रांस और आईसीसी ने प्रतिबंधों की निंदा की है और उन्हें न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए खतरा बनाया है। आपको यहाँ पे ये बता दूं कि इजराइल ने ऑलरेडी आईसीसी के किसी भी ऑफिशियल को इजराइल में आने से बैन कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। त्रिवेणी राय द्वारा निर्देशित किस फिल्म को बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 के लिए चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं लुनाना, शेप ऑफ मोमो, पहुना, परी। इसका सही जवाब है शेप ऑफ मोमो। त्रिवेणी राय की पहली नेपाली भाषा की फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को आधिकारिक तौर पर BIFF 2025 विजन सेक्शन के लिए चुना गया है। फ्रेंड्स ये आप याद कर लीजिए, एक तरह से ये रटने वाला क्वेश्चन है किसकी। तो इसमें क्या क्या है? त्रिवेणी राय की है एक फिल्म, कौन सी फिल्म है? शेप ऑफ मोमो किस भाषा में है? नेपाली भाषा में है। उसको किसके लिए चुना गया? BIFF 2025 विजन सेक्शन में नॉमिनेशन मिला है। यह फिल्म जो है सेंट सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की न्यू डायरेक्टर्स कैटेगरी में शामिल हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूरानस प्लैनेट जो है के नए खोजे हुए 29वें चंद्रमा का अनंतिम नाम क्या दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मिरांडा, ओफेलिया, बियांका, S25U1। इसका सही जवाब है H25 2025 U1।
नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से 2 स्पेस टेलीस्कोप से 2 फरवरी 2025 को यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की है, जिसे अस्थायी रूप से हाल ही में S/2025 यूनिवर्न नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, नई खोज है, इसलिए रट लीजिए, इससे क्वेश्चन जरूर आ सकता है। रट लीजिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें समझने वाली कोई ज़्यादा कुछ बात है नहीं। समझने वाली चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा भी। नासा ने क्या किया है, नासा के कौन से टेलीस्कोप ने, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने क्या किया है, यूरेनस जो अपना प्लैनेट है उसके 29वें चंद्रमा की खोज की है। इसका अंतरिम नाम क्या दिया गया, S/2025 यूनिवर्न। अनंतिम नाम इसलिए क्योंकि हो सकता है आगे चल के किसी महान व्यक्तित्व के नाम पे इसका नाम दिया जाए। यह चंद्रमा जो है, इसके बारे में जानते हैं। यह चंद्रमा 10 किलोमीटर चौड़ा और यूरेनस से 56,000 किलोमीटर दूर है और यह ओफेलिया और बियांका के बीच परिक्रमा करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इजराइल के विवादास्पद E1 क्षेत्र में कितने आवासीय इकाइयों के निर्माण को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं 3401, 1200, 4000, 2500। इसका सही जवाब है 3401। इजराइल ने E1 के 3401 आवासों में इजराइल ने E1 में 3401 आवासीय इकाइयों की मंजूरी दी है। मतलब यहाँ पे 3401 आवासीय घर बनाए जाएंगे। बाकी तो आप जानते ही हैं फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ यात्रियों के लिए नुसुक उमराह मंच कब शुरू किया है? आपके ऑप्शन है 10 जून, 25 जुलाई, 20 अगस्त, 1 सितंबर। इसका सही जवाब है 20 अगस्त। सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने हुजूर की औपचारिकताएं समाप्त होने के बाद 20 अगस्त को नुसुक उमराह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म जो है तीर्थयात्रियों को उमराह वीजा के लिए आवेदन करने और संबंधित सेवाओं को सीधे ऑनलाइन बुक करने को सक्षम बनाता है तथा इसको सरल भी करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इक्विटी डेरिवेटिव अनुबंध की परिपक्वता बढ़ाने के लिए सेबी ने किस योजना की घोषणा की है? किसने सेबी की तरफ से घोषणा की है? आरबीआई गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, तुहिन कांत पांडे, पीयूष गोयल। इसका सही जवाब है तुहिन कांत पांडे। इसका जवाब बहुत आसान था क्योंकि तुहिन कांत पांडे जो है वह सेबी के चेयरमैन है। तो सेबी के चेयरमैन श्री तुहिन कांत पांडे ने हाल ही में घोषणा की है कि वह इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है उसकी जो समय सीमा है उसको बढ़ाएंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि डेरिवेटिव को बाजार में संतुलन सुनिश्चित करने के लिए हेजिंग और दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को नागरिकों को त्योहार के रूप में किस त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं? दिवाली, होली, ईद, नवरोज। इसका सही जवाब है नवरोज। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी थी। कब? 15 अगस्त को। नवरोज जो है वह नवीकरण, समृद्धि और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है जो प्राचीन पारसी भाषाओं में निहित है। यह भारत में जुलाई या अगस्त के दौरान मनाया जाता है। यह शहंशाही कैलेंडर का पालन करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान में कितने 3 नए खंड का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन हैं प्लुमेरिया गार्डन, बनियान ग्रोव, बेबलिंग ब्रुक, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्लुमेरिया गार्डन, बनियान ग्रोव और बबलिंग ब्रुक का उद्घाटन किया है। ये याद कर लीजिए कि यह कहाँ स्थित है। राष्ट्रपति भवन में स्थित है। किसने उद्घाटन किया? देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किसका उद्घाटन किया? प्लुमेरिया गार्डन, बनियान ग्रोव और बेबलिन ब्रुक। ये प्लुमेरिया गार्डन जो है यह घास के टीले और व्यवस्थित वृक्षों पर शांति और चिंतन को बढ़ावा देता है। बनियान ग्रोव ने
श्वास के लिए रिफ्लेक्सोलॉजी पथ, पंचतत्व पथ और वन प्रेरित ध्वनि प्रदेश प्रस्तुत किए हैं। और बबलिंग बुक में झरने, मूर्तिकला के झरने, कदम रखने वाले पत्थर हैं जो समृद्धि अनुभवों को समृद्ध करते हैं। यह अतिरिक्त सुविधाएं अब अमृत उद्यान का हिस्सा हैं। यह पहल राष्ट्रपति भवन की स्थिरता, सार्वजनिक सहभागिता और सांस्कृतिक समृद्धि पर जोर देती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जुलाई 2025 में किस राज्य ने उपभोक्ता मामलों के निपटान की उच्चतम दर हासिल की है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। जुलाई 2025 में 10 राज्यों और एनसीडीआरसी ने 100% से अधिक निपटान दर हासिल की है। इसमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु ने हासिल की है, जो कि 277% की उच्चतम निपटान दर थी। इसके बाद राजस्थान ने हासिल की है, जिसकी प्रतिशत 214% थी। फिर तेलंगाना है, जिसने 158% की निपटान दर हासिल की है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का नंबर आता है। एनसीडीआरसी ने भी 122% निपटान दर के साथ केरल, उत्तर प्रदेश के साथ मजबूत प्रदर्शन किया है। 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किए गए ई जागृति प्लेटफॉर्म ने शिकायत निवारण को डिजिटल रूप देने में मदद की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत और दक्षिण कोरिया किन नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में दक्षिण कोरिया समकक्ष दक्षिण कोरिया के प्रदेश मंत्री चो हुयून से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, विनिर्माण और समुद्री और लोगों के बीच आदान प्रदान के संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा की है। उन्होंने एआई, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करने की सहमति जताई है। यह बैठक उनकी विशेष रणनीतिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ पर हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। MOSPI के अनुसार जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर क्या है? 5.6%, 5.4%, 5.2%, 4.8%? इसका सही जवाब है 5.2%। बेरोजगारी दर जून में 5.6% से घटकर 5.2% है। ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.8% है और शहरी बेरोजगारी दर 6.8% है तथा महिलाओं में जो बेरोजगारी दर है वो 5.1% है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आंकड़े बस याद करने लायक हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस भारतीय शटलर ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 महिला एकल खिताब जीता है? आपके ऑप्शंस हैं देविका सहवाग, पीवी सिंधु, ईशा रानी बरुआ, साइना नेहवाल। इसका सही जवाब है देविका सहवाग। दिव्या सहवाग ने फाइनल में ईशानी बरुआ को हराकर अपना पहला चैलेंज खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कहाँ करेगा? आपके ऑप्शंस हैं शिमला, देहरादून, रायपुर, लेह। इसका सही जवाब है देहरादून। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज में एशिया के सबसे बड़े शीतकालीन खेल का आयोजन की मेजबानी भारत करेगा। चीन, जापान, इंडोनेशिया सहित 11 से अधिक देश और 9 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अवैध रूप से कर्मचारियों की छंटनी के लिए किस एयरलाइंस पर $59 मिलियन की जुर्माना लगाया है? आपके ऑप्शंस हैं सिंगापुर, एतिहाद, क्वांटस। इसका सही जवाब है क्वांटस। कोविड-19 के दौरान 1820 कर्मचारियों को अवैध रूप से नौकरी से निकालने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने क्वांटस पर $60 मिलियन का जुर्माना लगाया है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। चलिए आज जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11,000 करोड़ रुपए की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे और शहरी विस्तार सड़क 2 परियोजना का उद्घाटन करेंगे। शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी के
आईआईटी दिल्ली के छात्रों और शिक्षकों से बातचीत की। उन्होंने युवाओं से 2047 तक समृद्ध भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। भारत और चीन सीधी उड़ान संपर्क बहाल करने और एक अक्तन हवाई अड्डे समझौते पर अंतिम रूप देने पर सहमत हुए हैं। छठी त्रिपक्षीय विदेश मंत्री वार्ता काबुल में आयोजित थी, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के विदेश मंत्री शामिल थे, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आईसीसी अधिकारियों के प्रवेश पर रोक लगाने और उनकी संपत्ति जब्त करने की घोषणा की है। टिवनी राय की पहली नेपाली भाषा फीचर फिल्म शेप ऑफ मूव को आधिकारिक तौर पर BIFF 2025 विजुअल सेक्शन के लिए चुना गया है। फिजी के नौ प्रधानमंत्री सिटोनी रागू का स्वास्थ्य मंत्री रातू अटोनिया-लालवालुवा सहित एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 2 फरवरी 2025 को यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की, जिसे अस्थायी रूप से S/2025 U1 नाम दिया गया है। इजरायल ने E1 में 3401 आवास इकाइयों को मंजूरी दी है। आलोचकों का कहना था कि यह कदम फिलिस्तीन क्षेत्रों में को विभाजित करता है और द्विराज्य समाधान का अवरुद्ध करता है। देविका सेहवाग ने फाइनल में ईशानी बरुआ को हराकर अपना पहला चैलेंज खिताब जीता है। सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय ने हज की औपचारिकता समाप्त होने के बाद 20 अगस्त 2025 को नुसुक उमराह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सेबी के अध्यक्ष श्री तुहिन कांत पांडे ने फीकी पूंजी बाजार सम्मेलन में इक्विटी डेरिवेटिव्स अनुबंधों की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी थी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में उलमेरिया गार्डन, बनियान ग्रोव और बबलिंग ब्रुक का उद्घाटन किया है। जुलाई 2025 में 10 राज्यों में NCDRC ने 100% से अधिक निपटान दर हासिल की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री श्री चो यून से मुलाकात की। बेरोजगारी दर जून में 5.6% से घटकर जुलाई में 5.2% हो गई है। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में एशिया के सबसे बड़े शीतकालीन खेल का आयोजन की मेजबानी की जाएगी। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आपको इस प्रश्नावली से लाभ मिला है तो इसे शेयर भी कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, तो कि जिससे वो भी अपना इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।